कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विपक्ष के साथ मिलकर आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में हुए हिंसा के बाद ये आंदोलन अब सियासत का नया अड्डा बन गया है। पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन शांत हो गया है। किसान भी गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से वापस अपने घर जा रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उल्टा मोदी सरकार पर ही हमला बोल रहे हैं। राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। दरअसल अब केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत बंद कर दी है। इस पर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को लाना ही होगा। बाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। टिकैत ने कहा कि समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वो खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। किसान नेता राकेश टिकैत अब आंदोलन दिल्ली से नहीं बल्कि महापंचायत करके चला रहे हैं। हालांकि महापंचायत को लेकर दूसरे किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। बावजूद इसके राकेश टिकैत महापंचायत करने में लगे हुए हैं। टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि 24 मार्च को देश में कई जगहों पर किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। टिकैत ने उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर किसान आंदोलन को बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि अब गेहूं की तैयार फसल आने वाली है। अगर किसान का गेहूं MSP पर नहीं खरीदा जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी और इसके लिए किसान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देंगे। हालांकि टिकैत भले ही महापंचायत कर ले और किसान बॉर्डर पर बैठे रह जाएं, लेकिन मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की हालत दिन पर दिन पस्ता होती जा रही है, जिसे लेकर न केवल पार्टी हाईकमान की टेंशन दोगुनी हो गई है, बल्कि पार्टी हाईकमान ने इस पर कदम लेना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस शासित हर राज्य में राहुल के दौरे के बाद खराब नतीजा देख अब प्रियंका गांधी पर भरोसा जताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कांग्रेस से ही बगावत कर रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की बिगड़ी छवि को संभालने की कोशिश करेंगी। इस कदम के जरिए कांग्रेस अब सिर्फ यूपी में न सिमटकर बाकी राज्यों में भी सियासी दांवपेच भिड़ाने में जुट गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के दौरे के साथ इसकी शुरुआत कर दी है। साफ संकेत है कि 5 राज्यों के चुनाव अभियान के दौरान इस बार उनकी सक्रियता पहले से कहीं ज्यादा दिखाई देगी। चुनाव मैदान में प्रियंका की सक्रियता सीधे तौर पर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों ज्यादातर राज्यों में उनके दौरे के बाद खराब प्रतिक्रिया आने के साथ ही राहुल की जमकर आलोचना हुई है, जिसे देखते हुए प्रियंका गांधी राहुल को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही हैं। फिर भी राहुल और प्रियंका दोनों ही चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राहुल 3 दिन से दक्षिण के 3 चुनावी राज्यों में केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका ने असम से अपने अभियान की शुरुआत कर असंतुष्ट नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस में राहुल को कमजोर करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों का वे डटकर मुकाबला करेंगी। कांग्रेस नेतृत्व के लिए असम का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां पार्टी का भाजपा से आमने सामने मुकाबला होने वाला है और भगवा दल भाजपा हर राज्य में कांग्रेस को शिकस्त से मुलाकात करवा रही है, जिस वजह से कांग्रेस के लिए असम और दक्षिणी राज्यों का चुनाव काफी अहम हो गया है। गौरतलब है कि बहुमत न दिखा पाने की वजह से पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई, जहां इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू है। ऐसे में कांग्रेस तो पैतरे अपना ही रही है, साथ ही भाजपा भी पूरे जोश के साथ इन राज्यों को अपने खाते में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाजपा कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल साबित होगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की हालत कमजोर है और भाजपा अपनी चुनावी जमीन मजबूत कर रही है। गुलाम नबी आजाद और पीएम मोदी के बीच तारीफ के सिलसिले ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस हाईकमान को डर सताने लगा है कि कहीं भगवा दल उनके वरिष्ठ नेताओं को भी ना उड़ा ले जाए। इसलिए अब कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्षों को बुलाकर उनसे खोज खबर ली जा रही है। दरअसल हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंचे। मीर ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। मीर ने इस घटना के बाद राज्य और सियासी हालातों के बारे में उन्हें खबर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यकर्ता पीएम मोदी के बारे में आजाद की टिप्पणी से नाराज हैं।
मीर ने वरिष्ठ नेतृत्व को बताया कि इस घटनाक्रम का कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। गौरतलब है कि जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद हैं। इसमें G23 के नाराज नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पार्टी को अलग रखा गया था और उन्हें इस आयोजन के लिए आमंत्रित भी नहीं किया गया था। आजाद ने G23 सदस्यों की मौजूदगी में विभिन्न जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, पर G23 के नेताओं को भी आजाद की टिप्पणी पसंद नहीं आई है। इन नेताओं के मुताबिक आजाद की इस टिप्पणी से G23 नेताओं का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने का लक्ष्य भटक जाएगा। बता दें कि इस बैठक में आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को पसंद करते हैं जिन्हें अपनी जड़ों पर गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाय विक्रेता के रूप में अपने अतीत के बारे में खुलकर बोलते हैं। ऐसे में आजाद के इस बयान से कांग्रेस के आंतरिक हालात बिगड़ गए हैं, जिसका असर न सिर्फ पार्टी के हालात पर हो रहा है, बल्कि इस वजह से ही कांग्रेस विपक्ष के तौर पर भी कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। इसलिए अगर कुछ और दिन तक यही जारी रहा तो इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा और भाजपा मौके पर चौका मारने से पीछे नहीं हटेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के सामने बेबस है। शिवसेना बार बार कांग्रेस को आग दिखाती है, लेकिन कांग्रेस फिर भी गठबंधन से अलग होने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना अब कांग्रेस के अंदरूनी मामले में भी दखल अंदाजी शुरू कर दी है। हालांकि इस पर कई कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। कुछ दिन तक शांत रहने के बाद शिवसेना ने एक बार फिर यूपीए के अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम यूपीए के अध्यक्ष के लिए उछाल दिया है। राउत ने कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने को राजी नहीं है। राउत ने ये भी जोड़ा कि नया गठबंधन बिना कांग्रेस की उदारता के संभव नहीं है। कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए राउत ने कहा कि इस गठबंधन का भविष्य कांग्रेस के बलिदान और उदारता पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नहीं है, क्योंकि इसके सहयोगी अलग हो गए हैं। राउत ने कहा कि इसी प्रकार यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्टियां रह गई हैं। शिवसेना नेता ने पवार की वकालत करते हुए कहा कि नए गठबंधन का नेतृत्व शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में और पार्टियां गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सहमति के बिना ये संभव नहीं है। हालांकि शिवसेना की ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस ने पहले ही नाराजगी जताई थी। बावजूद इसके राउत पवार को यूपीए के अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इस बार महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का रुख शिवसेना के प्रति क्या रहता है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। G23 के नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई हो गई है। आजाद कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को लेटर लिखा था और अब आजाद शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू कश्मीर में सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी की जमकर आलोचना की थी। कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस का फिर से विभाजन होने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी चौराहे की स्थिति में है और उसे अब इस बात का चुनाव करना होगा कि वो असंतुष्ट नेताओं को शांत करे या उनके बिना आगे बढ़ने का फैसला करे। सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आजाद के शक्ति प्रदर्शन के बाद एक बार फिर पार्टी के भीतर टकराव बढ़ गया है। ऐसे में राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना अब आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस के राहुल गुट के नेता अब एक अलग बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए देश भर में गैर राजनीतिक मंचों पर भी बैठक करेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के असंतुष्टों ने टकराव का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसमें बाकी लोगों को शामिल होने से रोकना कठिन होगा। ऐसे में स्पष्ट संकेत जा रहे हैं कि ये राहुल गांधी के खिलाफ खुला विद्रोह है। असंतुष्ट नेताओं में शामिल आनंद शर्मा ने कहा कि वो पार्टी के किराएदार नहीं बल्कि सहमालिक हैं और वो पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए ज्यादातर नेताओं ने बहुत मेहनत की है। हम में से कोई भी खिड़की के जरिए नहीं आया है, हम सभी दरवाजे से पार्टी में आए हैं। मतलब आनंद शर्मा गाहे बगाए ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एंट्री पार्टी में खिड़की के जरिए हुई है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि टकराव का अंत कांग्रेस का विभाजन है या नहीं, ये वक्त बताएगा। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठन के नेताओं की असलियत अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। अपने आप को किसान नेता कहने वाले ये लोग अब खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी आंदोलनकारियों पर यह कहकर आरोप लगा रही थी कि ये आंदोलन विपक्ष के इशारों पर चल रहा है। यह आंदोलन किसानों के लिए नहीं है।
ये सिर्फ मोदी और बीजेपी के विरोध में माहौल बनाने की विपक्ष की एक चाल है। लेकिन अब आंदोलन की असलियत किसान भी समझ चुके हैं। ऐसे में ये आंदोलनकारी अब अपने मोदी विरोधी एजेंडे पर खुलकर आ गए हैं। दरअसल आने वाले कुछ महीनों के बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। केरल और पुडुचेरी में जहां बीजेपी पैर जमाना चाहती है, वहीं असम और बंगाल में भगवा पार्टी ने विरोधियों की नींद उड़ा रखी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए किसान नई रणनीति बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च तक के अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव के लिए टीम भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उस पार्टी को वोट दे जो भाजपा को हरा सकती है। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है, उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। सवाल है कि आखिर कब तक ये नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए आम लोगों को बहला फुसलाकर आंदोलन और धरने में शामिल करवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।